हेलो गाइस। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट यहाँ पे अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट डिस्कस करने हैं और इतने डिस्कस करने मतलब उन पार्टों को करने से पहले या उनको समझने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट की ज़रूरत रहती है, उस पार्टों पे थोड़ा आज हम प्रकाश डालेंगे। और ये हमारा केवल जनरल पार्ट है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। इसी को फुल फॉर्म में अगर हम बोलें तो उसको बोलेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में इसका सामान्य कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जो कुछ सामान्य बेसिक्स चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अपन को क्या क्या समझना होता है इसमें, वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमें समझने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उसके बाद मतलब स्टार्ट कार्बन से होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान मिलता है। अच्छा, इसके बाद आपको समझने होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब जो रिएक्शन होगी उसमें इंटरमीडिएट पार्ट क्या बनेगा, समझने वाली बात है, इसको समझिए। तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। तो जीओसी को जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसको 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा। जो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से आज बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्लस आईयूपीएसी, बेसिक प्लस आईयूपीएसी। दूसरा पढ़ाऊँगा आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये 3 लेक्चर की कहानी बन जाएगी आपकी। और थर्ड रहेगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो इन 3 पार्ट्स में अपन को क्या करना है, इस ऑर्गेनिक पार्ट को डिवाइड करके पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ? बेसिकली ये जो कंसेप्ट था, ये स्टार्ट होने की इसकी वजह क्या है उसको समझिए। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग के नाम से 4th चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें आपके पास क्या आपको सीखने को मिला होगा कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड 4 प्रकार से होती है। बेसिकली आयनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और थर्ड होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ होगा आपका एच बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने 4 तरीके से इसको पढ़ रखा है। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ एच बॉन्डिंग। तो इसको थोड़ा थोड़ा अपन लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से आता भी है। ओके ओके, तो इसको आयनिक कंपाउंड्स की या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की संकल्पना कहाँ से शुरू होती है, आयनिक बंध बनते कहाँ से? आयनिक बंध कहते हैं कि देयर विल बी टोटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयन, वहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होगा। जब आयन का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, आयन बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल Na है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2 8 एंड 1। शर्त क्या रहती है किसी भी कंपाउंड को, सारे के सारे जो 118 एलिमेंट हैं, सारे के सारे 118 एलिमेंट किसकी तरह होना चाहते हैं, वो सारी की सारी जद्दोजहद चलती रहती है कि हमें 18 ग्रुप बनना है। 18 ग्रुप का मतलब हीलियम बनना है, नियॉन बनना है, आर्गन बनना है, क्रिप्टॉन बनना है, जेनॉन बनना है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 18 ग्रुप बना दो और हमें कुछ ना दो। फॉर एग्जांपल ये कह दो कि हम उस श्रेणी में चले जाएं जहाँ से हम रिएक्टिव ही ना रहें, मतलब हमारी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाए। और रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी मतलब लो रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो लो रिएक्टिविटी के साथ में चलता है हाई स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या थ्रू आउट दी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड अपने आप को जब स्टेबल करना चाहता है तो वो दो तरीक़ों से करना चाहता है। पहला तरीका उसका होता है या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, दूसरा तरीका होता है कि या तो वो अपना डबलेट पूरा कर ले। तो यहाँ पे ये ऑक्टेट करने की कोशिश पूरा करेंगे तो इसको चाहिए भाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये काम करे कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ से स्किप कर दे।
तो इसके लिए बेटर ये होगा कि 7 लोगों को लेने से अच्छा है एक लोग को बाहर निकाल दिया जाए। तो Na क्या करता है, Na प्लस में तब्दील होता है और 2 8 उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो नियॉन की तरह बिहेव करने लगता है और साथ में निकालता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ आयन हो गया ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन को ले लेता हूँ। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 8 एंड 7 रहेगा। तो या तो ये इसको 8 बनाना है तो इस 7 को लूज़ करे या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले। तो इसके लिए बेटर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लेना। तो यहाँ से ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ये इसको दान करेगा और यहाँ बनेगा आपका Cl माइनस और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ आयन हो गया। दैट्स वाई आपका Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेकंड थिंग, विदाउट वेस्टिंग टाइम, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मोटी हैं। कोवेलेंट, कोवेलेंट का मतलब होता है संयोजी बंध, ठीक है। तो संयोजी बंधों में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो कि आपके पास हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। अब इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से लेगा नहीं, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और डबलेट कंप्लीट करेगा अपना। क्या कंप्लीट करेगा, डबलेट। ऑक्टेट पूरा करने नहीं जाएगा, ये आपको डबलेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो आपका हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ में है। क्लोरीन भी आपका क्या है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने भी अपना रखा है। तो वो क्या कहता है, यार तुझे ज़रूरत पड़ेगी तू इसको ले ले और मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लूँगा। दैट्स वाई मतलब कहने का ये है कि एक बंदे को बिजनेस खोलना है और उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है 500 करोड़। ए के पास 200 करोड़ है, बी के पास 300 करोड़ है, बट इंडिविजुअली किसी के पास 500 करोड़ नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद बंद बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमारा एक दूसरे का काम चल जाएगा। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डोमिनेशन पावर चलती है। डोमिनेशन पावर किसकी चलती है, उसको तय करने के लिए हमें जाना पड़ता है एक अलग कंसेप्ट की तरफ जिसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कैसे डिफाइन करते हो, तो इसको तरीके बहुत सारे हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिफाइन करने अभी जाओगे तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से इसको देखना। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर जिसका हाई होगा, एस कैरेक्टर जिसका भी हाई है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होता है। समझो एस कैरेक्टर कैसे, फिर मैं ये वाला तो छोटा सा कंसेप्ट है, इसको यहीं समझा दूंगा, बट इस कंसेप्ट को समझ लो। इसकी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में संकरण होता है। इस संकरण में कई प्रकार के सेल्स कंबाइन करते हैं। तो आपका एक sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, ठीक है। तो sp3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं आपकी 4 ऑर्बिटल टोटल हैं। s का कितना है 1, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, तो 1/4 × 100, यानी इसका कैरेक्टर कितना निकल के आएगा 25%। ओके, नेक्स्ट sp2 का निकालो। तो टोटल ऑर्बिटल हो गई आपकी 3, p की 2 और s की 1, और s का पार्ट कितना हो गया, s का पार्ट हो गया 1/3 × 100, तो ये निकल के आएगा 33.33%। नेक्स्ट sp में टोटल ऑर्बिटल ही 2 हैं, s का 1 है 100, ये कितना हो जाएगा 50%। अब यहाँ देखो s का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp के पास है, उसके बाद sp2 के पास है, इसके बाद sp3 के पास है। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका मतलब वो, अगर दूसरा कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब ये है कि sp कंपाउंड जो आपका होगा, sp कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, sp2 की तुलना में। क्लियर है ये बात है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। नेक्स्ट बात को समझ के चलते हैं। अभी ये वाला जो कंसेप्ट अपन बात कर रहे थे, ये वाला कंसेप्ट बहुत छोटा है। जैसे जब अपन HCl की बात करते हैं तो HCl ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, मतलब H ने, और 1 दे रखा है Cl, और इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, जब इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन, अभी इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझना कि इसमें जितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचने की बारी है
मतलब कौन Cl अपने तरफ खींचेगा या हाइड्रोजन अपने तरफ खींचेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन को खींचना है, मतलब नेगेटिव स्पीसीज़ के पेयर को तुम्हें खींचना है। तो नेगेटिव स्पीसीज़ को खींचने के लिए आपके पास पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत सॉलिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसका ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा उस तरफ ये मीन वैल्यू पे, ये मध्यमान पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ चले जाएंगे। तो क्या होगा, क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 हो गए। पॉजिटिव चार्ज तो भाई प्रोटॉन से ही देखोगे आप, तो इसका 17 पॉजिटिव चार्ज है, 17 यूनिट चार्ज है इसके पास। बट इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन भी होगा। सॉरी का आएगा, सही है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन भी होगा। तो 1 प्रोटॉन इसके पास है, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। तो मुझे बताओ प्यारे, होगा क्या, होगा कुछ नहीं। ये 17 इलेक्ट्रॉन वाला बोलेगा यार चक्कर में मत ना पड़ो, तुम्हारे पास एक आध प्रोटॉन है, मेरे पास 17 लड़के हैं, मैं तुम्हारे एक लड़के को कभी भी ठुकवा सकता हूँ, कभी भी पिटवा सकता हूँ। कहता चल ठीक है, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, ये ज़्यादा वाला बेनिफिट तू ले जा। तो थोड़ा इसकी तरफ ये खिसक आते हैं। जो ये खिसकना होता है, इस विस्थापन को बहुत अहमियत दी जाती है केमिस्ट्री में। इस अहमियत को कैसे निकालेंगे आप, कैसे इसको डोमिनेटिंग करेंगे, इसकी बात को समझना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। यहाँ जो भी विस्थापन होगा उसको डी से डिनोट करेंगे। दूसरा, विस्थापन हो किसका रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है उसको अपन क्यू, ओके, क्यू से शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जितना यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का जितना भी विस्थापन होता है गुरु, उसको बोलते हैं अपन लोग डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। हिंदी में इसको बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम। द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण को अपन लोग किससे, म्यू से कैलकुलेट करते हैं। म्यू, इसका ये सिंबल होता है म्यू। म्यू मतलब Q इंटू डी। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तो इसका डिबे होता है, नॉट दुबे। दुबे नहीं बोलेगा कोई, दुबे चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, उनमें नहीं, उनका यूनिट अलग होता है। इसको मैं शॉर्ट करके इसको किनारे लगा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि ये दुबे जी हैं, कैसे काम करेंगे दुबे जी। तो इसका यूनिट जो होगा वो आपका डिबे होगा। और दूसरा यूनिट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई, कैसे नहीं निकालेंगे। ये क्यू का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम, तो सी रख दिया। और इसको डिस्प्लेसमेंट को आप सेंटीमीटर में मेजर करें, देखिए कूलम सेंटीमीटर, ये हो जाएगी यूनिट किसकी, आपके किसकी यूनिट हो जाएगी, डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण की। क्लियर, ओके, होगा, आई थिंक होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लास्ट बॉन्डिंग है अपनी, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद वो भी बता दूंगा आपकी। एक और बॉन्डिंग है आपकी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को समझने के लिए एक बात समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करना है आपको, कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, विक्की डोनर, ओके, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, ठीक है, इंटरनेशनल भिखारी बोला जाता है जिनको, तो हाँ इंटरनेशनल भिखारी। तो ई माइनस जो डोनेट करेंगे, डोनर होंगे, और एक्सेप्ट करेंगे। और किसका करना है डोनेट और एक्सेप्शन, किसका होना है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, और ये अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब ये इनके पास कमी है, डिफिशियंसी है, इनके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन लोग चलते हैं कि जो एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। ये डोनेशन और एक्सेप्शन का चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि सबको अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, बट नहीं हो पाता है कुछ लोगों के। जब कुछ लोगों के इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो शर्त है, जब वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती है उस कंडीशन को, तब ये इस तरीके के मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो कैसे होगा उसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने भेजा बोरोन को, बोला जाओ भाई हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके आओ। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और इसकी फिलिंग करने जाओगे तो 2 और 3। तो लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 3 हैं। जब लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन 3 है, और ये बोरोन जाके 3 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब हाइड्रोजन के पास तो एक एक है ही है, ओके।
टोटल बॉन्ड गिनो, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? टोटल बॉन्ड हो जाते हैं आपके 6, 2 2 और 2, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6। ज़रूरत कितने की है? कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए लेविस का स्ट्रक्चर होते हैं, लेविस, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो लुइस ने दिए थे। लुइस की एसिड एंड बेस थ्योरी है ना, वही वाले लुइस हैं। तो उन लुइस ने क्या करा था, एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी आपको अपना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनको लुइस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, AlCl3 भी इसी में आता है, जितना बोरोन फैमिली में है, बोरोन, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? लुइस एसिड का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन करते हैं। सेकंड, इनके बड़े भाई कौन है जो इनको देने वाले हैं? तो इनको देने का काम कौन करेगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। इस तरफ लगाते हैं इसको। तो अभी आपके पास कौन है? आपने बोला भाई नाइट्रोजन, एक काम कर, तू जा और तू भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के आ। तो नाइट्रोजन गया और उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस्तेमाल कितने में करने को आए? 5। लास्ट में कितने हैं? 5। ये नाइट्रोजन गया और इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड फिर एक हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड फिर एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिए, और हाइड्रोजन तो एक एक करेगा ही। अभी इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बिना काम के हैं, जिसको आप लोन पेयर बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो आप? लोन पेयर बोलते हो। तो अब ये लोन पेयर हैं, मतलब तुम्हारे घर में ये नल्ले लोग हैं, मतलब 5 लोग हो तो 5 लोगों में 3 जॉब करते हैं, मतलब अपना कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, बट 2 लोग हैं वो बिल्कुल नल्ले हैं। तो अगर पड़ोस वाले की खिड़की टूटी होगी दोपहर में, और तो किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी इन 2 नल्ले लोगों की है, जो बिना फालतू के घर पर पड़े रहते हैं अजगर की तरह। ठीक है, हाँ। तो ये लोग हैं जो आपका क्या करेंगे? डोनेट करने का काम करेंगे। बोले चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे? दूसरे की जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर होता क्या है? होता आपका ये है कि आपके जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, NH3, तो NH3 के पास एक लोन का पेयर रहता है, दूसरा रहता है आपका BH3। BH3 के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहती है। तो ये करते क्या है? इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे डालेंगे आप, तो ये वाला जो आपका हेड होगा, ये आपको बताएगा कि कौन एक्सेप्टर है, कौन लेने वाला है, ग्राही कौन है। और ये वाली जो टेल पॉइंट है, ये आपकी ये बताएगी कि डोनर कौन है। ओके, नेक्स्ट चीज़ समझो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दान तो करेगा, और दान करने के बाद ये एडेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा कोई क्लियर कंपाउंड नहीं दिखाएंगे, बट एक एडेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एडेक्ट का मतलब क्या होता है? एडेक्ट का मतलब सिंपल एडिशन प्रोडक्ट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 3 चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। फोर्थ एंड लास्ट उसको और समझ लो, और इसके बाद अपन लोग और कुछ डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, H बॉन्डिंग, इसको ये समझ लो, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन घर का सबसे शर्मीला लड़का है। तो घर का सबसे शर्मीला लड़का है, मतलब पहले नंबर का है या सबसे छोटा है। तो इसको आप कैसे डील करोगे? हाइड्रोजन को आप ऐसे डील करोगे कि हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे को मम्मी बाजार जाना है। मम्मी बोलेंगी फलाने चाचू के साथ चले जाओ, तो फलाने चाचू के साथ बोलेगा नहीं यार मैं उन चाचू के साथ नहीं जाऊँगा, वो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, फलाना डेम का, ये सब रोल करोगे। बोलेगा यार तुम्हें फरहान चाचू के साथ जाऊंगा, ठीक है, या तो मैं ऑक्सीजन चाचू के साथ में जाऊंगा, या तो मैं नमल चाचू के साथ जाऊंगा। मैं इन 3 के अलावा किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मतलब या तो मैं फ्लोरीन के साथ जाऊंगा, या तो ऑक्सीजन के साथ जाऊंगा, या तो नाइट्रोजन के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट एक गौर करने वाली बात है, जो आपका फ्लोरीन है आपकी पीरियडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। फिर इसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है दूसरा नंबर है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन इसका तीसरा नंबर है। तो फ़ोन जो आपका रहता है ये बजता है, पढ़ाई में भी काम में आता है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट ज़्यादा है, पढ़ाई कम होती है अभी इसमें। ठीक है, तो आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड करते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तो अच्छे अच्छों की तस्वीर और तशरीफ़ बिगाड़ देती है। क्यों बिगाड़ देती है? कभी आप क्या काम करते हो, C2H5OH जो आपका होता है, जैसे आपका एल्कोहल है, ये वाटर में आप डालोगे तो ऑक्सीजन के पास ये जो 2 लोन पेयर होते हैं खुरापाती, ये जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं। ये एजियोट्रॉफिक मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट शो कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, अभी राउल्स लॉ में देखने को मिला। तो ये बहुत खुरापाती चीज़ है। तो ये 4 चीज़ें थीं जो डिस्कस करनी भी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC अपन डिस्कस कर रहे हैं तो इनको डिस्कस किए बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके।
तो एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको अपन बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे झंझट थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या राय बनाते थे अपनी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन लोग केवल ऑर्गेनिक एनिमल्स यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जितने हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आपका एनिमल्स आता था और आपके ह्यूमन आते थे। तो ह्यूमन और एनिमल से ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट इस रूमर को, ये रूमर ही था, एक किस्म का रूमर नहीं थी ये, इसको मान सकते हैं कि आप एक किस्म की धारणा थी जो लोगों के अंदर पैदा हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक जर्मनी के एक कंपाउंडर और जर्मनी के एक बहुत अच्छे केमिस्ट जिसको आप वोलर बोलते हैं, उसका नाम वोलर भी पढ़ते हैं लोग बाग, वोलर भी बोलते हैं। तो वोलर ने क्या किया, वोलर ने यूरिया का जनरेशन किया। यूरिया, हाँ बिल्कुल सही सुना है आप, यूरिया का मतलब वही यूरिया जो आप लोग खेतों में बुवाई के समय इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2, ओके, NH2CO NH2, दैट इज कंपाउंड ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मेशन सबसे पहले लैब में हुआ और यही एक कंपाउंड है जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी एक जिज्ञासा बढ़ा दी, जिसकी एक आशा बढ़ा दी कि नहीं यहाँ एक रे ऑफ होप है। रे ऑफ होप का मतलब आशा की किरण है, इस फील्ड में और भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। दैट्स इट, समझ आया? ओके, नेक्स्ट इसको और आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग 10th क्लास में जब थे तो आज से 2 साल पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने मेनली कार्बन के बारे में पढ़ा था, और कार्बन का ऐसा क्या प्रतिक्रिया था, ऐसा क्या रिएक्शन था जिसको औरों से खास बनाता है। तो उसी को अपन लोग बोलते हैं, दैट इज़ द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो थोड़ा वर्सटाइल नेचर के बारे में इसकी बात कर लेते हैं कि इसका वर्सटाइल नेचर होता क्या है। वर्सटाइल नेचर का मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट ये आपको शो कर सकता है। तो पहली बात आपकी, कार्बन आपका कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है, कोवैलेंसी इसकी कितनी होती है? 4 होती है। सेकंड थिंग, ये आपका कैटेनेशन, हिंदी में इसको कैटेनेशन को बोलते हैं अपन लोग श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कोवैलेंसी का मतलब यहाँ पे ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट क्यों किया। कार्बन आपका 14 ग्रुप होता है, ओके। तो कार्बन, सिलिकॉन, ये 2 चीज़ों के बारे में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो कार्बन अपने ही कार्बन के साथ मिलियंस ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मिलियंस ऑफ का मतलब मिलियंस भी कर सकता है, करोड्स भी कर सकता है, बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे इसकी कैटेनेशन। और ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, दैट इज़ वाई इसकी बोलते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, बोलेंगे इसकी संयोजकता टेट्रावैलेंट होगा, इसकी बैलेंसी संयोजकता 4 होगी। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका होगा 2 और 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 4। तो ये क्या करेगा, या तो ये 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अब होगा क्या इसके साथ में, उसको समझने की कोशिश करिए। इसके साथ क्या होगा कि आपका जो कार्बन होगा, ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो आपका C4+ बन जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 2। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले निकल गए, मतलब जो K सेल है और ये L सेल है, तो L सेल के अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अभी शुरुआत में क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 प्रोटॉन बचेगा।
ओके। जब 6 प्रोटॉन बचेंगे इसके पास, तो पॉजिटिव पार्ट डोमिनेटिंग नेचर में रहेगा, और जब पॉजिटिव पार्ट आपका डोमिनेटिंग नेचर में रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ बहुत श्रिंक हो जाएगा, साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। जब इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा तो ये डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री का प्रदर्शन करेगा। डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री का मतलब ये अस्त व्यस्त प्रकार की ज्यामिति आपका प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। तो उसमें नए प्रकार के या किसी प्रकार से आयनिक बंध का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, ये 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। क्यों? आपको एक बात समझनी होगी। एक एनर्जी का नाम होता है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा जो किसी आइसोलेटेड एकक, आइसोलेटेड का मतलब एकक गैसीय जो एटम होता है आपका, उससे निकालने के लिए। मतलब आपके पास अभी मैंने दिया जैसे कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, अगर ये साइज़ बहुत छोटा है, ओके, अगर ये साइज़ बहुत छोटा है भैया, तो फिर क्या होगा? साइज़ बहुत छोटा रहेगा तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन पावर थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब प्रोटॉन की जो आपकी पावर होती है उसको जेड इफेक्ट से शो करते हैं। तो जेड इफेक्ट का डोमिनेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इसमें होता क्या है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कार्बन पर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्या इसका साइज छोटा नहीं होता चला जाएगा? बिल्कुल होता चला जाएगा, क्योंकि जो 6 प्रोटॉन है, मतलब जो जेड इफेक्ट रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसको बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डोमिनेट होता चला जाएगा, तो साइज बहुत श्रिंक होता चला जाएगा। अब तुम्हें जब इतना साइज छोटा है तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि यहाँ से तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल ले जाओगे? इम्पॉसिबल। अगर तुम यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल ले गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसका साइज फिर और छोटा हो जाएगा। जब इसका पावर और छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और हाई हो गया, तो आप चौथा इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी नहीं निकाल सकते। दैट इज इम्पॉसिबल टास्क, असंभव कार्य है वो। जब असंभव कार्य है तो आपका C+4 का फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अगर आप बोलें कि यार 4 इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये 14 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जब चार्ज इसका छोटा है तो यहाँ ये आपका प्लस, ये आपकी के और ये आपकी एल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 और ये 4। अब ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुम ये यहाँ पे क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें डालने की कोशिश करोगे। जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डालने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है। दूसरा, रिपेल करने के साथ और क्या करेंगे? और अगर मतलब मान लिया मैंने कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तुमने ज़बरदस्ती करके डाल दिए, मतलब कितना भी रिपल्सन है तुम सह लोगे, और तुमने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जब 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, यार इतना छोटा सा साइड है, उस पर 4 बच्चे और इसके इस कंधे पे एक मतलब एक कमज़ोर आदमी है, उस पर बहुत बोलोगे यार उसका छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे पे बोलोगे यार एक आदमी तुम इस वाले हाथ पे लटका लो, एक आदमी इस वाले हाथ पे, एक कंधे पे, एक सिर पे, तो वो कितना देर चल पाएगा? हो सकता है 100 मीटर ना चल पाए वो। तो इसका चार्ज मतलब साइज छोटा होने के वजह से जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा लोड है, वो ये सह नहीं पाता है, मतलब ये होल्ड नहीं कर पाता है उन 4 इलेक्ट्रॉन को। जो भी आप डालेंगे वो अनेबल टू होल्ड है, अनेबल टू होल्ड। तो ये मैंने दोनों रीज़न आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कार्बन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कतई नहीं कर सकता। तब उसके पास क्या विकल्प बचेगा? तो फिर उसके पास जो विकल्प बचता है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बचेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही एक विकल्प है जो उसके पास बचेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो ये शेयर करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 4। दैट्स वाई उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं सेकेंड पार्ट जो बताने जा रहा हूँ कि कार्बन
कार्बन के साथ खुद को लिंक कर सकता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को श्रृंखलन बोलते हैं या कैटेनेशन बोलते हैं। इसकी इसी खूबसूरती की वजह से ये बहुत सारी ब्रांचेज तैयार कर सकता है, बहुत सारी शाखाएं तैयार कर सकता है, बहुत सारी साइड चेन तैयार कर सकता है और बहुत सारे कंपाउंड तैयार कर सकता है। लेकिन एक होता है ना कि कंप्लीमेंट्री, एक वर्ड होगा कि कुछ मुझे कंप्लीमेंट्स मिलने चाहिए, तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ तो मैं काम करूँगा। तो इसको कंप्लीमेंट कौन देता है? इसको सबसे बेटर जो कंप्लीमेंट होता है दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको बहुत अच्छे से कंप्लीमेंट देता है। हाइड्रोजन बोलेगा यार तुम्हारे पास 4 जगह खाली है, मैं आ जाऊँगा फटाफट। तो कार्बन हाइड्रोजन का साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या बनने वाली है? डेफिनेशन आपकी ये बनने वाली है ऑर्गेनिक रसायन की, कि ऑर्गेनिक रसायन की डेफिनेशन बनने वाली है कि कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स और इट्स डेरिवेटिव्स। अभी एक एक चीज़ का मतलब समझाता हूँ मैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगा होगा, या उसका डेरिवेटिव्स मतलब उसी का व्युत्पन्न। मतलब कह लो कि ये आप हैं, ये आपके पापा थे और ये आपका भाई है, ये आपके पापा हैं, ये आपका भाई है। अब समझना मेरी बात को। आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी मैं डी हूँ, तो आपने मुझे किस तरीके से नरेट किया? आपने मुझे कहा, आपने मुझे क्या बोला? आपने मुझे बोला कि भाई मेरे जो पापा हैं बी, जो सी जो मेरा भाई है, जो सी मेरा भाई है, ये सी तुरंत मेरे पापा की तरह लगता है, बट ये हूबहू उनके तरह दिख सकता है। क्यों? डीएनए का चक्कर हो सकता है। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो सकती है, मतलब उसकी चेहरा मिल सकता है, आंखें मिल सकती हैं, अपीयरनेस मिल सकता है, बट आप इसको पापा नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा अपने भाई को? नहीं बोलेगा। तो आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको पापा बोल दें। दैट्स वाई नेक्स्ट मैं इस बात से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो वो कार्बन होगा या हाइड्रोजन के साथ में लगा होगा, या तो इसके साथ में जैसे आपका CH और ये H, तो डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन आ गया। अब ये इसका डेरिवेटिव बन गया है, तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसका क्या है? डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सटर्नल कंपाउंड भी इसमें घुसे हुए हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। इस नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए अपन लोग किस चीज़ का एक और डिस्कस करना है, दैट इज IUPAC। क्या करना है? IUPAC। ओके, अब इस चीज़ को समझो। IUPAC को समझने के लिए पहले IUPAC का मतलब क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका पार्ट होता है। इसको समझने के लिए इसके कुछ अपने रूल्स हैं। IUPAC कहता है कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके रूल भाई मैं तय करूँगा। ठीक है, ये मतलब ये घर के मुखिया हैं कि घर पे किसी का कुछ मतलब कच्छा लेना है, किसी को मतलब पैंट लेना है, किसी को पिज्ज़ा खाना है, तो उसका बिल कौन भरेगा? IUPAC भरेगा। तो इसका नाम का बिल फटेगा। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसके IUPAC के नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग, नामकरण के, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसके नामकरण के मुताबिक क्या क्या रूल उसने सेट करके रखे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन लोग रूलों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको एक देखो एक कंपाउंड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ CH3 CH CH2 और यहाँ Cl लगा दो, CH2 एंड OH। इसमें ये जो आपकी मूवी है ना, ये वाली, इसमें क्लाइमैक्स भी है, क्लाइमैक्स है, इसमें रोमांस भी है, इसमें थ्रिलर भी है, इसमें हॉरर भी है, सब कुछ है। देखना कैसे हो।
सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, अपने पास इसको नाम लिखने के लिए आपके पास साइड चेन है, बिल्कुल, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल, आपके पास सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल। तो इसको समझने से पहले मैं इसको छोटा कर दूं, इसको साइड में लगा लूं और आपको फिर इसके बातें बताऊं। आपके पास इसके 3 फॉर्म रहेंगे। सबसे पहले रहेगा इसका रूट वर्ड, उससे पहले रहेगा उससे पहले रहेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 रहेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 रहेंगे, एक आपका हो सकता है सेकेंडरी और फिर हो सकता है आपका प्राइमरी। इस सब्स्टिट्यूएंट में, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में साइड चेन आएगा। अब साइड चेन कौन आएगा इसको अपन थोड़ी लेटर बाद में डिस्कस करते हैं। रूट वर्ड के पास आपके पास फिर क्या रहेगा, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा जो आपका फर्स्ट सफिक्स होगा। ये तो प्रीफिक्स थे, प्रीफिक्स फर्स्ट एंड प्रीफिक्स सेकंड, इसके बाद रूट वर्ड और इसके बाद सेकंड वाला पार्ट जो रहेगा इसमें फर्स्ट प्रीफिक्स, फर्स्ट सफिक्स और फिर रहेगा आपका सेकंड सफिक्स। ओके, अब एक एक करके समझ लो कि इनका मतलब क्या होता है। जो आपका रूट वर्ड रहेगा, इस रूट वर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं। अभी क्या बताना है तुम्हें, नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका ये फर्स्ट वाला रहेगा, फर्स्ट सफिक्स जो आपका रहेगा ये आपका नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। ये क्या बताएगा, आपका नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब बंध की प्रकृति कैसी है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, ये लगभग आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एन और इसके बाद एन लगाएंगे। अगर आपका थर्ड हो तो आइन लगाएंगे। तो 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर रहेगा ये सेकंड वाला सफिक्स, इस सेकंड सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गएगा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपके हेलोजन कंपाउंड जो भी रहेंगे फर्स्ट में आएंगे, उसके बाद आपके एल्काइल पार्ट वाले आएंगे। इसको मैं समझाता हूँ, अब एक एक करके अपन इसका डिस्कशन करते हैं। पहले उसी कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट अब उसी कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। यहाँ आपका क्या होगा, CH3 CH Cl, यहीं तो लिया था शायद, हाँ, CH2 फिर CS2 फिर OH। तो यहाँ पे साइड चेन ढूंढो सबसे पहले। तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स में हमें लिखना है उसका जुगाड़ करना है। तो साइड में कौन है, सबसे पहले तो अपन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का चयन करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपकी वो वाली जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। ये बात ध्यान रखना कि फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वाला रूल आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, इसको आप एल्कोहल बोलेंगे। और एल्कोहल का प्रीफिक्स मैं एक एक करके बताऊंगा, इसको ऑल होते हैं, ठीक है। मैं अभी एक एक करके सारे रूल बता दूंगा, डोंट वरी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सबसे पहले क्लोरो। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। क्लोरो नाम लिखने से पहले इसकी काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल से। किससे करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल से। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आता है उसको अपन प्रेफरेंस देंगे। तो अपना 1 2 ये 3 ये आपका 4, ओके। तो थर्ड नंबर पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो, ओके, 3 क्लोरो। इस सी को बड़ा रखना है भाई, कैपिटल रखना है इसको। अब इसके बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए पूरे ग्रुप में। तो 3 क्लोरो ब्यूट, ब्यूट का मतलब ये वर्ड रूट है आपका, नंबर ऑफ कार्बन बताएगा। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, दैट्स वाई ब्यूट। फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग फर्स्ट सफिक्स, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ओके। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, तो OL। तो अब नेक्स्ट चीज़ इसको देखना, नेक्स्ट चीज़ देखना, E और O एक साथ आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, E और O जब एक साथ आ रहे हैं तो एक को स्किप करना है, तो आप स्वाभाविक सी बात है E को स्किप करोगे। तो नेक्स्ट आपका नाम क्या बनने वाला है, नाम बनने वाला है आपका 3 क्लोरो ब्यूट
नॉल। क्या नाम बन जाएगा? 3 क्लोरो, यहाँ ए लगेगा, ब्यूटनॉल। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, उसको बताना। अभी एक कंपाउंड और ले लेते हैं। ओ सबको अच्छा लग रहा होगा कि यार कितना प्यारा सा गोला है ये, है ना? हाँ, इससे दोस्ती कर लो इस गोले से, क्योंकि थ्रू आउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये गोला आपका पीछे रहने वाला है। बट अब मैंने भी छोटा गोला नहीं लगाया, तो डोंट वरी। इसका कैसे काउंटिंग करोगे? काउंटिंग वहीं से करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हो। तो काउंटिंग किससे शुरू करोगे? जहाँ पे ओ एच है तो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होगा? 6। आपका Cl एक क्या बन गया? Cl आपका एक साइड चेन मिल गया। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन भी आपके 6 हैं। ओके, ये मिल गया। तो इसका नाम लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में जितने आपके हेलोजन्स आते हैं, यानी फ्लोरीन का फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन का आयोडो हो जाएगा। और इसके बाद अगर CH4 से एक H निकाल दें तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो अगर CH4 से एक निकालें तो मिथाइल बनेगा, C2H6 से एक निकालें यानी C2H5 बनेगा, तो आपका इथाइल बनेगा। अगर C3H8 से एक H निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा। प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। तो उसका अभी लेटर डिस्कशन करते हैं, पहले इसका नाम लिखने की कोशिश करो। तो ये पोजीशन डिनोट करो। तो 4th पोजीशन पे आपका क्लोरो है। क्या लिखोगे? 4 क्लोरो प्लस। अभी ये क्या है? साइक्लिक है। मैं बेंजीन नहीं बनाया इसको, गधो। कोई ये नहीं समझेगा कि ये बेंजीन है। मैंने कोई गोला नहीं बनाया, ना कोई मैंने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो क्या होगा इसका? साइक्लो। 4 क्लोरो प्लस, अभी साइक्लो आएगा। नंबर ऑफ कार्बन हेक्स प्लस बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड कौन सा है? सारे के सारे सिंगल, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल, तो OL। नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनॉल। इस ई को अभी हटाना पड़ेगा, तो नाम इसका हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनॉल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे चीज़ों को और किस तरीके से वर्क करना है। तो आपके जितने भी वर्ड रूट हैं, सबसे पहले वीडियो देख लो। ये हो गया उब्बे तेरे की 42 मिनट का हो गया, मतलब इसका मुझे दूसरा वीडियो देना पड़ेगा। ओके चल 3 मिनट और कर लेते हैं, 45 मिनट के कर लो इस वीडियो को। जो आपके वर्ड रूट होते हैं वो लगभग आपको पता होंगे, तो इसको आप स्किप कर देना, देखना भी मत अगर आपको पता है तो। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन है तो आपका मेथ रहेगा, 2 है तो ब्यूट रहेगा, 3 है तो प्रॉप रहेगा, 4 है तो ब्यूट रहेगा, 5 है तो पेंट रहेगा, 6 है तो हेक्स रहेगा, 7 है तो हेप्ट रहेगा, 8 है तो ऑक्ट रहेगा, 9 है इसी को छोटा कर लेता हूँ, 9 है तो नॉन रहेगा। ओके 1 मिनट भाई रुक के। 9 है तो नॉन रहेगा, 10 है तो डेक रहेगा, 11 है तो अनडेक रहेगा, इसको थोड़ा याद रखना, 12 है तो डू डेक रहेगा, अगर 20 है तो आई कॉस रहेगा। बस शायद 9 और 10 से कभी ज़्यादा, 8-9 से ज़्यादा नहीं आपको पूछे जाएंगे कभी भी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के तुरंत बाद में जो लगाया जाता है, दैट इज़ प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा, ये तो इन रहेगा, ये रहे तो आइन रहेगा। इसको रिपीट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना है इस पर, छोटी छोटी चीज़ें। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इसको टाइम वेस्ट करने की। ओके, कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी सफिक्स हो गए, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे। ओके, इसको छोटा करके साइड में लगा दो। प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके पास अगर हेलो कंपाउंड है तो हेलो कंपाउंड का ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, इसमें बहुत छोटा पार्ट है तो इसको जल्दी कर लेते हैं। फ्लोरो, इसके बाद Cl है तो क्लोरो, और Br है तो ब्रोमो, और I है तो आयोडो।
नेक्स्ट, अगर आपका आर ग्रुप लगा है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप लगा है, एराइल की बाद में बात करेंगे, पहले एल्काइल ग्रुप को समझ लो। तो आपके पास CH4 है, अगर इस CH में ये अभी एल्केन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन नाम लिखूं तो एल्केन हो जाएगा, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, नाम तो इसका मीथेन होगा। तो एल्केन में से अगर मैंने एक H को निकाल दिया तो ये एल्काइल बन जाता है। अभी ये क्या था, मीथेन था, और मीथेन में से एक H को मैंने अगर निकाल दिया तो ये मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल। ओके, तो अगर आपके पास CH3 है तो आपका क्या होगा, मिथाइल होगा। बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। C2H5 होगा तो इसका नाम इथाइल हो जाएगा। C3H7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल हो जाएगा। C3H9 हो जाएगा। ओके, C3H9 होगा ना, 3 2 6, 3 2 3 6, C4H9 होगा गुरु, बता भी नहीं रहे हो, बताओगे कैसे, मोनोलॉग है। ओके, ये आपका ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सफिक्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, अब ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा यार, 45 के ऊपर